हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी जुडिशरी के डिस्कशन को और सुप्रीम कोर्ट के एक चैप्टर के अंदर हम लोग आगे की बातें जानते हैं। यहाँ तक अभी तक हम बात कर चुके हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में भी इंडिपेंडेंस उसका स्ट्रक्चर देखा था। एंड मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसा नहीं आता कि इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बताओ, क्वेश्चन आएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बताओ। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में जाते हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कभी इसके टॉपिक के बारे में जो पर्सन फेमिलियर हुआ होगा वो एक ह्यूमैनिटीज़ वाला पर्सन फेमिलियर होता है। 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, वहाँ पर ये टॉपिक एज इट इज़ दे रखा है एंड इससे भी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज के अंदर दे रखा है। लेकिन डोंट वरी, हम डिकोड करके इसको पढ़ेंगे, आप पूरी की पूरी पिक्चर यहीं से जान जाओगे। एंड ये टॉपिक मेन्स ओरिएंटेड टॉपिक है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ। लेकिन अब हालांकि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको मिल गई तो प्रीलिम्स जो है, अगर इसके अंदर इससे यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट आती है तो वो आप आराम से सॉल्व कर लो। तो हम लोग जानते हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक ही बात होती है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब रेंज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा संविधान है उसने, राइटर यहाँ पर ये बोल रहा है, उसने बड़ी एक्सटेंसिव तरीके से ज्यूरिसडिक्शन और वास्ट रेंज ऑफ पावर्स दी हैं हमारे देश के एपेक्स कोर्ट को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। हमारे देश में जिस एपेक्स कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, अगर हम उसको अमेरिकन कोर्ट से कंपेयर करें तो वो हमारे देश का सिर्फ फेडरल कोर्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ नाम का एपेक्स कोर्ट नहीं है। अगर नाम का होता तो मयूर, आप एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताओ श्रेया, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है? टकराएं। अरे यार, तुम लोग बार बार भूल जाते हो, कितने बार बताऊं? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सबसे पहले बार जिक्र था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन क्या ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी, ये थी क्या उस टाइम पर? बताओ। सारी की सारी पावर तो एक प्राइवेट कंपनी के पास थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, है ना। तो राइटर यहाँ पर ये कह रहा है हमारे देश में ये सिर्फ नाम का एपेक्स कोर्ट या फेडरल कोर्ट नहीं है, लेकिन इसके पास जो पावर है वो उसकी रेंज इस प्रकार से जाती है, डैट इस प्रकार मतलब इस रेंज तक जाती है उसकी पावर, इस प्रकार से देखने को मिलती है। इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, लाइक ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दैट इज़ द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, एंड हमारे देश के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। श्रेया, याद है मॉर्निंग क्लास में इसके बारे में मैंने आपको बताया था कल कि यूपीएससी ने एक बार इसके बारे में पूछ लिया था और द हिंदू ने गलत आर्टिकल दे दिया था कि प्रेसिडेंट इज़ द गारंटर एंड गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। 2013-14 साल की बात है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही होता है गार्जियन एंड द गारंटर। ठीक है, फर्दर सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एडवाइजरी और सुपरवाइजरी पावर होती है। एडवाइजरी मतलब इससे कोई एडवाइस मांगे, ठीक है, एंड सुपरवाइजरी मतलब निगरानी रखना, सुपरवाइज करना। जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश के अंदर भारत की धरती पर है, इसको संविधान निर्माताओं ने इतनी ज़्यादा पावर दे रखी है, इसका इतना वाइड रेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है कि किसी और देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो जितनी पावर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पास है, जितनी रेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन उसके पास है, उतनी पूरी दुनिया के किसी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये लाइन देख लो ध्यान से, कोट एंड कोट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेम कोट एंड कोट करी हुई स्टेटमेंट आ जाएगी, बस इसके आगे एक वर्ड लिखा आ जाएगा एग्जाम में। यही करता है यूपीएससी। एंड लोग क्या बोलेंगे उसके बाद? लक्ष्मीकांत से बन रहे हैं इसके क्वेश्चन। भाई ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, आप गूगल पे डालोगे तो गूगल पे भी यही आएगा जो उन्होंने शब्द बोले हैं। लक्ष्मीकांत से क्या बन रहा है क्वेश्चन? पॉलिटी तो पॉलिटी है कि लक्ष्मीकांत ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे निगरानी रखा करो। अब अगर ये स्टेटमेंट अगर आ जाए, ये क्वेश्चन अगर आ जाए और 250 वर्ड्स का यानी कि 50 मार्कर का अगर ये क्वेश्चन हो, जैसा भी पैटर्न चल रहा है, हमें इसको एग्जामिन करने के लिए, इस लाइन को प्रूव करने के लिए जानना तो पड़ेगा कि वाइड रेंज ऑफ पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो पहले हम डिटेल में इसको जान लेते हैं एंड बाद में फिर तो आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है
कि आप शॉर्ट में 3 पेजों के अंदर अगर 250 पेज का आंसर है तो आप बादल बनाकर रिप्रेजेंट करते हो, या कोई आप टेबल बनाकर उसको रिप्रेजेंट करते हो, या कोई आप पैसेज बनाते हो उसके ऊपर, वो आपकी आंसर राइटिंग की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। डोंट वरी, पहले ज्ञान ले लो, आंसर राइटिंग अपने आप आ जाती है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स एंड जुरिसडिक्शंस हैं उसको वेरियस कैटेगरीज में क्लासीफाई करा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, रिट जुरिसडिक्शन है, एपिलेट जुरिसडिक्शन है, एडवाइजरी है। सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इट हैज़ अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, एंड कुछ अन्य पावर्स भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये सारी चीज़ें आपने सुनी हुई हैं, बस आज आप इसका अंग्रेज़ी अनुवाद अच्छे तरीके से जान जाओगे। एंड बहुत सारी चीज़ें तो आपने सुनी हुई हैं, अगर मैं आपको अभी बोल दूँ तो आप लिख सकते हो उसके बारे में, जैसे इस वाली पावर के बारे में आप लिख सकते हो। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, श्रेया याद है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अंतर्गत इनसे कोई एडवाइस मांगते हैं। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आप लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के बारे में आप लिख सकते हो। तो आप यानी कि 4 के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, वो आप जानते थे हो, लेकिन बस इसको बोला कैसे जाएगा, लिखा कैसे जाएगा, वो हम जान लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मुझे कोई पावर लगती है ना सुप्रीम कोर्ट की, तो वो लगती है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अब यहाँ पर अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ नहीं रखा है ना, आप एग्जाम में गैस भी नहीं कर सकते इसके बारे में, लिखना तो बहुत दूर की बात है, यानी कि प्रीलिम्स के अंदर तो आप पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि ओरिजिनल वर्ड से कुछ लेना देना ही नहीं है इस टॉपिक का। नाम है बस उसकी पावर का, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। क्या होता है देखो, एज अ फेडरल कोर्ट, एज अ एपेक्स कोर्ट, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, मैं आपको फेडरल के साथ साथ हमेशा वर्ड आपको एपेक्स क्यों बोलता हूँ भाई, फेडरल वर्ड मेंशन मत करना, ये यूएसए के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। हमारे देश में फेडरल कोर्ट, ये लक्ष्मीकांत बेवकूफ़ लिख देता है, यहाँ पर कोई वर्ड ऐसा होता नहीं है। फेडरल कोर्ट मत लिखना, एग्जामिनर चिढ़ सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बोला करो। फेडरल कोर्ट बोलोगे तो एग्जामिनर यहाँ पर ना देखो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर का पेपर चेक हो रहा है यहाँ पर कोई स्कूल के बच्चों का या फिर MBBS या फिर इसका पेपर चेक नहीं हो रहा, यहाँ पर डिसीजन मेकर एक पर्सन का पेपर चेक हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, आपको कैसे भी करके ये एंट्री देनी कि भाई साहब हम अपने संविधान को भूल के अमेरिका के संविधान का आंसर लिख रहे हैं। यहाँ पर शब्द आपके बहुत मायने रखते हैं UPSC के एग्जाम में, ठीक है। और ये वाली बात आपको ज़्यादा अच्छे से एथिक्स के पेपर के अंदर समझ में आएगी। आप वहाँ पर ऑनेस्टी की जगह इंटेग्रिटी लिख दो, गया आपका मार्क्स, पूरे का पूरा क्वेश्चन गया, जबकि मतलब एक ही है उसका, एक ही मतलब है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का। आप लिख दो, लेकिन ऑनेस्टी की जगह इंटेग्रिटी की जगह ऑनेस्टी लिख दो। पर्सन को लिख दो बहुत अच्छे से चलना चाहिए, पर्सन हम्बल होना चाहिए, और आप उसकी जगह लिख दो एथिकल होना चाहिए, गए आपके मार्क्स। तो एज अ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। अब यहाँ पर जो अलग अलग यूनिट्स हैं ना, हमें इनको जानना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर कभी भिड़प हो जाए इंडियन फेडरेशन के डिफरेंट यूनिट्स अगर भिड़ जाए, उन डिस्प्यूट्स को डिसाइड और रिजॉल्व करने का और उस पर जजमेंट पास करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, और यही है इसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। मेन पावर सुप्रीम कोर्ट की यही है। यानी कि इस वर्ड से मुझे एक चीज़ समझ में आती है, डैट इज़ अगर यहाँ पर बात फेडरेशन की हो रही है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, पक्का यहाँ पर भिड़प जो है, या फिर जिन यूनिट्स की राइटर यहाँ पर बात कर रहा है, पक्का मैं यहाँ पर एक वर्ड लेकर आ सकता हूँ, सेंटर वर्सेस स्टेट तो होगा ही होगा, क्योंकि वर्ड फेडरेशन आ गया, फेडरल सिस्टम, एंड फेडरल सिस्टम के यूनिट्स तो भाई यही होते हैं मेनली, सेंटर एंड स्टेट। तो इनके बीच में क्या भिड़प हो सकता है? मैंने अभी आपको थोड़े लेक्चर्स पहले बताया था, हमेशा लड़ाइयाँ इंडिविजुअल की नहीं होती देश में, ठीक है, कि थॉमस वर्सेस लिली केस, ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस दिस केस, ऐसे हमेशा लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। लड़ाइयाँ ये भी हो सकती है कि इंडिविजुअल की सरकार से लड़ाई हो तो वो बन जाता है फलाना डिगमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, फलाना डिगमा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये होता है जब एक इंडिविजुअल राज्य की सरकार के खिलाफ जा रहा हो, या फिर एक इंडिविजुअल एक केंद्र की सरकार के खिलाफ जा रहा हो, ठीक है, एक इंडिविजुअल के खिलाफ जा रहा हो, वो भी ठीक है। लेकिन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट भी तो भिड़ सकती हैं, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट भी तो भिड़ सकती हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो जब कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है दोस्तों बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बिटवीन वन स्टेट गवर्नमेंट,
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोर देन वन और टू स्टेट्स गवर्नमेंट, तब उसको क्या कहा जाता है कि ये एक मुद्दा बन गया, डेडलॉक की स्थिति बन गई है, एंड जो डिस्प्यूट है वो देखने को मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, हम लोग जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे राजनीतिक स्ट्रक्चर अगर इसका पूछूं, ये वाली लड़ाई या ये वाली दुविधा कब आ सकती है देश में? जब सेंट्रल गवर्नमेंट में, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, कभी भी ये पाप मत कर देना जो पाप मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, ये वाला पाप मत कर देना, किसी पार्टी के बारे में मत लिखाना कभी भी जाकर यूपीएससी के पेपर में। ये समझ जाना, जीएस पेपर 1 के अंदर अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, बस वहाँ पर, और थोड़ा बहुत पीएसआईआर के अंदर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पार्टी के नाम आपको कंटेम्प्रेरी वाले कहीं पर भी यूज़ ही नहीं करने होते हैं, अनटिल एंड अनलेस इंटरव्यू में वो आपको ट्रैप ना करें। ठीक है, छोड़ो खैर इस बात को। हाँ, सेंटर में अगर बीजेपी की सरकार है तो ये भिड़प कब होगी अर्पित, अगर स्टेट में किसकी बीजेपी की सरकार हो? क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बंद कमरों के अंदर अर्पित बैठ के बातों को सॉल्व कर लेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाएंगे? बदनामी नहीं होगी इसमें पार्टी की? बताना ज़रा, है ना? यहाँ पर यानी कि कोई ना कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि बीजेपी ना हो, उसकी ऑपोजिशन हो, राइट? कह सकता हूँ मैं ऐसा? ये इसका राजनीतिक एंगल है। आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो यहाँ पर? ये वाला डिस्प्यूट आ कब सकता है, पहले मुझे ये बता दो। एक सबसे कॉमन शिकायत है राज्य की, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या नहीं देती? हाँ, यानी कि मैं ऐसा कह दूं, जब एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं मैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा तभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेकिन हम बना रहे हैं कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को देखते हुए। मैं एक टर्म आपके सामने हमेशा यूज़ करता हूँ ना, जब ये वीक हो तब ऐसा हो सकता है ना, पहला वाला पॉइंट, जब ये वीक हो। क्या वीक हो? फिस्कल फेडरलिज्म। इतना हैवी टर्म का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ, इन डबल एफ का मतलब, वरना एक एफ मैं तुम्हारा कर दूंगा। कहाँ, और वो पैसा कहाँ से कहाँ आएगा? सेंटर से स्टेट। एंड राज्यों की एक प्रोमिनेंट शिकायत क्या रहती है कि कौन सा वाला पैसा नहीं बांटते वो हमें? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा पैसा नहीं बांटती हमें? मयूर बताओ, इकोनॉमिक्स के लेक्चर। क्या बात है, शाबाश। सेस एंड सरचार्ज, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड होगी। अगर लड़ाई हो जाए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट और नंबर ऑफ स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर देन अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, समझ आना? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वही नंबर ऑफ राज्य की सरकारों का स्टैंड है, लेकिन जो इस ग्रुप का पहले वाले येलो वाले ग्रुप का जो स्टैंड है वो बिल्कुल अलग है ग्रीन वाले ग्रुप के स्टैंड से। अब समझ जाओ मैंने ये शुरू में ही क्यों लिख दिया था। हरनीत, ये चीज़ अब क्लियर है? ये देखो, अगर मैं इसको अब यहाँ पर ले आऊँ दूसरे वाले केस के अंदर, बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, ये हो गया येलो वाला ग्रुप, और ऑपोजिशन जहाँ जहाँ, मयूर, ये ऑपोजिशन वाला ग्रुप, यानी इनके बीच में लड़ाई हो सकती है। एग्जाम्पल को यही जोड़ दो, क्या दिक्कत है? राज्य की सरकारें ब्लेम लगा सकती है ना श्रेया, कि जो केंद्र की सरकार है उसकी पार्टियों ने जहाँ जहाँ सरकारें बना रखी हैं जिन जिन राज्य के अंदर, वो उनको टाइम पे फंडिंग, उनको टाइम पे पैसा और ज़्यादा मात्रा में पैसा पहुँचा रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारे राज्य में। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकती है। एक और मुझे बता दो ये चीज़ कब हो सकती है? चल नया यहाँ पर फ्रेश एग्जांपल बना लेते हैं, जल्दी बताओ। राज्यों की एक कॉमन कंप्लेंट कि तुम्हारा एक बंदा हमारे राज्य में बैठा रहता है, हमारे सर पे मंडराता रहता है, उसका जब मर्जी मन करता है वो बोल देता है कि स्टेट की मशीनरी फेल हो गई है। हाँ तो बताओ, सिचुएशन बताओ आर्टिकल की।
356 क्या कहेंगे इसको? किसका रूल? मेरा रूल? यानी कि मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल किया है, स्टेट इमरजेंसी को लिख सकता हूँ, बताओ सही है? सेकंड केस में एग्जांपल कनेक्ट कर पा रहे हो? कभी भी जहाँ पर जो पार्टी केंद्र की सरकार में बैठी होगी, मतलब बीजेपी ने मान लो सेंट्रल ये यूनियन गवर्नमेंट है बीजेपी, ठीक है, उसने बना रखी है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा? देखने को मिलेगा कभी ऐसा? रेयरली, हमेशा बचा लेंगे वो। एंड फटाक से कहाँ पर लग जाएगा? अच्छी भली सरकार चल भी रही हो फिर भी लग गया प्रेसिडेंट रूल, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। हो गया ऐसा? बिल्कुल। कभी भी इसको एग्जाम्पल के तौर पे मत लिखाना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कान के पट खोल के सुन लो कि पता चला एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, सपोज देयर इज अ बीजेपी एट द सेंटर एंड कांग्रेस इन द अपोजिशन। समझ जाना, अगले साल के लिए आना फिर एग्जाम में बैठने, फिर बाहर हो तो फुदक के मत कहना तशरीह मटकाते मटकाते घूमो, वरना मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, प्रिपेयर करने लग जाना, बाहर आते ही अगले साल के लिए। उसके बाद बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, ये कब हो सकता है? यहाँ पर सेंटर नहीं दिख रही है आपको, सिर्फ राज्य की सरकारें दिख रही हैं। बताओ हरनीत, ईशा, कब हो सकता है वाला केस? ठकराइन, तुमसे पूछा मैंने? वाटर या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट? ठीक है, तब हो सकता है। जैसे आपने बड़े सारे सुने होंगे ऐसे डिस्प्यूट, कभी नाम सुना हो इनकेस अगर मैं आपको बताऊं, जैसे शेयरिंग ऑफ, किसी को भी मान लो, नहीं किसी को भी मान लो, थोड़ा मेजर इशू ले लो, कावेरी रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, या फिर जैसे डिमांड चल रही है, अर्पित आपने सुना होगा, ईशा आपने भी सुना होगा, यूपी में से इसको अलग कर दो, हरित प्रदेश, या फिर यूपी और एमपी की लड़ाई, सेपरेट स्टेट बना दो, बुंदेलखंड रीजन को, है ना। एंड ये जो तेलंगाना की जो डिमांड जो फुलफिल हुई है सेपरेट राज्य के बनने की, क्या मैं कह सकता हूँ ये यही है? इट वॉज इन फाइट विथ आंध्र प्रदेश, जो कि फर्दर जिसका बर्थ हुआ था 1947 के अंदर ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स के तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक सेपरेट राज्य होना चाहिए। कौन था इसका लीडर? आंध्र प्रदेश, जिसकी वजह से बॉर्न हुआ पी श्रीरामुलु। कौन सी मूवमेंट चलाई थी इन्होंने आंध्र प्रदेश की बर्थ के लिए? कौन सी मूवमेंट चलाई थी? भूल गए? विशाल आंध्रा मूवमेंट। एंड इस मूवमेंट के बाद हमारे देश में कौन सा एक एक्ट और कमीशन आए थे जिसने बोला था कि लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन होगा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1953। एंड कमीशन कौन सी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1956। राइट, टिप्स पे ले आओ ये सब चीज़ें, अब हाई टाइम है ये, ठीक है। पोस्ट मैं उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर अटेंड करे हुए, बाकी लोगों को 0.1% भी गिल्ट अपने मन के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। लेक्चर देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद ना कर पाओ तो अपनी नस काट लेना, लेकिन जो लेक्चर अटेंड कर चुके हैं उसके बाद वो नहीं कर पा रहे हैं इसको, क्वेश्चन को, आंसर को सॉल्व, उनको ये ईयर से याद नहीं है, तो वो आज रात को अपनी नस काट लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो 3 तरीके के फेडरल डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिले, कहाँ गया ये? सेंटर और राज्य की सरकारें बैठ रही हैं, मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ, ठीक है। सेंटर और राज्य की सरकार एक ग्रुप में और अलग राज्यों की, जो कुछ राज्यों की सरकार है वो दूसरे ग्रुप में, या फिर
2 या 3 राज्यों की सरकार भिड़ रखी है, वो कॉमन सा एक मुद्दा होगा वाटर एंड वाटर डिस्प्यूट का। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इन 3 मुद्दों के अंदर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है। और कौन सी वाली? एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या मतलब है इस बात का? बार बार अभी तक ये समझा तो है ही नहीं रहा, ये तो हमें बता रहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड फंक्शंस तब बोलती हैं जब 3 तरह के केसेस सामने आए सुप्रीम कोर्ट के, और वो 3 केसेस बता रहा है। अभी तक तो वो बता ही नहीं रहा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है क्या। इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और ये जो वर्ड है ना, दूसरा वर्ड कहाँ गया, ये कि सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सिंपल सा मतलब इसका ये है दोस्तों, अगर यहाँ पर कभी भी ऐसी भिड़प होती है तो यहाँ पर आपको जनरली तीनों केसेस के अंदर कौन सी पार्टीज दिख रही हैं? ब्रॉडली कितनी पार्टीज दिख रही हैं आपको? यहाँ पर 2 यूनिट्स दिख रहे हैं फेडरेशन के आपको, एक सेंटर एक स्टेट। फिर इसका तालमेल जैसा मर्जी बना लो, श्रेया है ना, स्टेट स्टेट कर दो, सेंटर स्टेट कर दो, सेंटर स्टेट एक ग्रुप में, नंबर ऑफ स्टेट्स अलग ग्रुप में, कुछ भी कर दो। कुल मिलाकर 2 ही दिख रहे हैं ना हमें, और तो कोई नहीं है पार्टी यहाँ पर। जब भी ऐसी भिड़प हो जाए, सिंपल सा इसका मतलब है दीज यूनिट्स ऑफ फेडरेशन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम। बस सिंपल, टॉपिक खत्म। अब ये कहोगे आप ये बगलोली क्यों हुई है फिर इस टॉपिक के अंदर इतनी? वो इसलिए, ये 3 तरह के अगर आपको डिस्प्यूट्स अगर याद नहीं है, या अगर आपने इसके बारे में अनशन लिख दिया, तो ना मेंस में एक भी सिंगल नंबर मिलेंगे और प्रीलिम्स के अंदर आपको ट्रैप करना भी आसान है। यानी कि पूरा गेम बस ये 3 डिस्प्यूट्स का था। बस ये 3 डिस्प्यूट हो रहे हैं, हो गई लड़ाई ना, हो गई ना, डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। कोई ज़रूरत नहीं है पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाने की, फिर हाई कोर्ट में जाने की, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटवा। एक्सक्लूसिव मीन्स एक और मतलब इसका, जा ही नहीं सकते, पहली बात है, क्योंकि जहाँ पर सेंटर इन्वॉल्व है ना, वो राज्य के नहीं बोलना चाहिए मुझे ऐसा, सॉरी, राज्य का कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट क्यों जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट? नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट्स। एंड ओरिजिनल मीन्स द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट बाय वे ऑफ अपील। यहाँ पर आपको अपील करने की जरूरत नहीं है कि सर जी मेरी दरख्वास्त एक सुन लो। एक केस पहले आपने फाइल करा, ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले आप एक केस फाइल करोगे फिर हियरिंग होगी, उसको कहते हैं अपील। ये करते हैं इंडिविजुअल, एंड वो पावर आती है सुप्रीम कोर्ट की, ये वाली एपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट खुद से भी ऐसे केसों को इन्वाइट कर सकता है। सोच के देखो, कभी ऐसा सुना है अपने पूरे पॉलिटी के, जब तक हम इतनी वास्ट लक्ष्मीकांत की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, पार्लियामेंट करा, हमने ये सब करा, कभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से बुला रहा है, केसेस को इनवाइट कर रहा है? हम जब तक उसके पास जाए ना मयूर, अपील ना करें, तब तक सुप्रीम कोर्ट हमें खुद से कैसे बुला लेगा? आपने अक्सर पिक्चरों में एक लाइन सुनी होगी ना कि जब किसी बेगुनाह को एक चीज़ एक समझाई जाती है उसके वकील के द्वारा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट भी तभी कुछ कर सकता है जब मुद्दा उसके सामने आए, आपको पहले जाना तो पड़ेगा हियरिंग पे। आप हियरिंग पे जाने से डर रहे हो तो कोर्ट आपकी मदद थोड़ी ना कर लेगा। ये लाइन अक्सर सुनी होगी आपने किसी न किसी पिक्चरों में कहीं पर भी कि कोर्ट तब भी कुछ कर सकता है जब केस उसके सामने आए। यहां पर क्या है, कोर्ट को पता है ना कि देश में क्या चल रहा है, इतना तो पता ही होगा। कैसे पता होगा? करंट अफेयर, अखबार, नेशनल इशू बन ही गया है। देखो तीनों केसेस के अंदर अगर आप देख लो, अगर आप कहो कि थर्ड वाला नेशनल इशू नहीं है, क्यों भाई? 2 या 3 स्टेट्स भिड़ रही हैं बॉर्डर एंड बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए, इसमें तो अगर दंगे होना शुरू है ना तो कितने लोग मर सकते हैं, सोच के देख लो। यहां पर कोर्ट क्या करता है, अपनी एक्सक्लूसिव तरीके से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को संभालता है। 2 वर्ड और 2 पावर बन जाती हैं यहां से सुप्रीम कोर्ट की। एक्सक्लूसिव मतलब कोई कोर्ट के पास ही पावर ही नहीं है डायरेक्टली आना है हमारे दरवाजे आओ। अब वो कहेगा सर आप तो बोलते थे हम बिजी हैं, पहले आप हाई कोर्ट चले जाओ, वो चले जाओ। वो कोर्ट बोलेगा बच्चों ये वाली बात ना मैंने जनता के लिए बोल रखी है, तुम्हारा मुद्दा एक अलग ही मुद्दा है। हमने हाई कोर्ट के लिए उनको अपील कर रखी थी, याद है मैंने पढ़ाया था आपको रिट्स के अंदर कि वैसे तो आप ये बोला जाता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, आर्टिकल 32 याद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करता है कि हम बिजी चल रहे हैं, 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, हो सके
कोई दिक्कत नहीं है, मना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली आना, हमारे पास आओ, हो सके तो पहले प्लीज पहले हाई कोर्ट चले जाओ, आपको आना है आ जाओ, कोई बात नहीं। जैसे मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई एक एजुकेटर रख दिया हमारे कोर्स के अंदर, और मैं कह रहा हूँ कि मैं, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आप पे नहीं चल रहा हूँ, आप जब मर्जी मुझे कॉल करो। लेकिन क्योंकि मेरा वर्कलोड थोड़ा सा बिजी चल रहा है, अगर हो सके आप तो फर्स्ट टाइम आपको डाउट आया तो आप उनसे रेस कर लो, अगर वहां से क्लियर ना हो तो आप मेरे पास चले आना, या अगर मेरे पास भी आओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पढ़ा था ना आर्टिकल 32 के अंदर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं भाई हाई कोर्ट वाई कोर्ट मत जाओ, जा ही नहीं सकते, हमारे पास ही है। एंड यहाँ पर ओरिजिनल वर्ड का मतलब है द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब सबसे पहली बार ही अगर किसी मुद्दे को ऐसा मतलब सुना जाएगा तो उसके लिए कोई अपील की जरूरत नहीं है, केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। हम कोर्ट को जाके ये बोलेंगे, यानी कि अपील फाइल करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तभी तो केस बनेगा, इतनी इतनी तारीख को डिसाइड करेगा कोर्ट। न्यूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद से बुलाने लग जाता है कॉल कर करके सबको, कि द हिंदू में तीसरे पेज पर ये आर्टिकल आया था, पता लगाओ इस बंदे के साथ क्या हुआ है, कर्नाटका में कौन सी गली में रहता है, और उसको बोल दो अगले महीने 1 तारीख को आने के लिए हमारे पास। करता है सुप्रीम कोर्ट? जब तक आप जाओगे ही नहीं, अपील ही नहीं करोगे, कैसे करेगा? मैं इस बात के ऊपर इतना ओवर एम्फसाइज इस वजह से कर रहा हूं, ये एक क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शन है। ये वाला केस आपको पूरी पॉलिटी के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पर भागना मत। जब नोट्स भी बनाओगे ना, शांति से बनाना। लाइव लेक्चर भी कर रहे हो, रिकॉर्डिंग भी देखना इसकी। उसके बाद विद रिगार्ड टू द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, जब भी डिस्प्यूट हुआ है यूनिट्स ऑफ फेडरेशन के बीच में, अब अगर मैं यूनिट्स ऑफ फेडरेशन बोल दूं, क्लियर है ना आपको, मतलब मैं तीनों डिस्प्यूट्स को एक वर्ड में बाइंड अप कर रहा हूं, यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। किसी भी प्रकार का अगर ये 3 प्रकार के डिस्प्यूट हुए हैं, द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन, या तो वो कानून से जुड़ा हो या किसी एक फैक्ट से जुड़ा हो। किस बात के ऊपर क्वेश्चन? ऑन विच द एग्जिस्टेंस और द एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स, यानी कि अगर ये जो डिस्प्यूट जो हुआ है, इससे किसका नुकसान हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट का, उनके लीगल राइट का। अब आपको कहोगे लीगल राइट क्या आ गया सर जी, ये तो इंडिविजुअल का होता है। नहीं जी, मैं आपसे बोल रहा हूं यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लीगल राइट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। बताओ ये लीगल राइट के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? मैं किसको जान सकता हूं? वो तो चलो ठीक है यार, ये तो तुम पॉलिटी की पूरी लक्ष्मीकांत की बुक को वाइंड अप कर रहे हो तुम तो एक शब्द में। मैंने कहा ये जो लीगल राइट है यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, एक ही बात है यूनियन और सेंट्रल, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के, ये मैं कहाँ पे जान सकता हूँ कि इनके लीगल राइट कहाँ पर है? वेरी गुड, शाबाश। क्या कोई इस लिस्ट को इंक्रोच कर सकता है? क्या इस लिस्ट को इंक्रोच कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट? बताओ श्रेया, हो गया इनका ये लीगल राइट। अब लीगल राइट कैसे? जो भी सब्जेक्ट्स यहां पर मेंशन्ड है, मैटर्स यहां पर मेंशन्ड है स्टेट लिस्ट के अंदर, उनके ऊपर कौन कानून बनाएगा? और यहां पर यूनियन गवर्नमेंट, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर बोलना क्या चाह रहा है राइटर आपसे? द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट कभी भी आपकी फालतू की बातें नहीं सुनता है। पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चन, सर जी इन्होंने स्टेट इमरजेंसी लगा दी थी, ऐसा लगा दिया था, वैसा कर दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि ये कोर्ट देख सकता है
खुद से भी। लेकिन उसके लिए आप कहोगे कि ये क्यों नहीं देख सकता, ये है ना उसके लिए अलग से पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चंस के साथ डील नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, उसने उसके लिए अलग पावर की कैटेगरी बना रखी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, वो किसी और जुरिस्डिक्शन में डील हो जाएंगे पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चन, यहाँ पर नहीं। यानी कि वेन सुप्रीम कोर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर, राजनीतिक मुद्दे नहीं होने चाहिए यहाँ पर कि उन्होंने इलेक्शन रैली निकाली थी, हमारे सीएम को किडनैप कर लिया, बिठा दिया, बेइज्जती करी, ऐसा ऐसा बोला उन्होंने, क्या कहते हैं उसको, हम मानहानि का दावा ठोकना चाहते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, उन्होंने हमारी रेपुटेशन को हर्ट करा उस रैली में, ऐसा ऐसा बोलकर। ये फालतू की बातें नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर। क्या है लीगल राइट, और कहाँ दे रखा है, एग्जिस्टेंस कहाँ है, अच्छा ऑन विच द एग्जिस्टेंस, या नहीं नहीं, ये तो ये बता रहा है कि किस रेंज तक उनके लीगल राइट जो है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं। अभी मैं रेंज को मैंने क्लियर कर तो दिया, ये इसकी ये रही रेंज, यूनियन गवर्नमेंट की ये रेंज, स्टेट गवर्नमेंट की ये रेंज, तभी तो लिखा मैंने ये। वो और कह रहा है, बट देखो ना, एग्जिस्टेंस या एक्सटेंट एक ही बात है। यहाँ पर एग्जिस्टेंस मतलब वो नहीं आप सोच रहे हो कि हम कहते हैं ना इसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, होना चाहिए, रेंज है इसका मतलब यहाँ पर। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में दो बातें, कि एक तो हमने पहली बात में क्या सीखा कि डिस्प्यूट जो है वो ऐसे नेचर का होना चाहिए जहाँ पर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के लीगल राइट डिपेंड करें, ना कि पॉलिटिकल नेचर का कोई क्वेश्चन उसको कोई डील नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अब अगर कोई एक इंडिविजुअल है, मैंने बोला ना अभी आपको, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद वर्सेस केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यानी कि एक इंडिविजुअल किसके खिलाफ जा रहा है, राज्य की सरकार के खिलाफ। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एक इंडिविजुअल किसके खिलाफ जा रही है, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मैंने आपको क्या बोला, आप यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ना ही राजनीतिक मुद्दों को डील करा जाता है। दूसरा चीज़ ये आपको ये बोल रहा है, एनी अपील और सूट ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट या अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, ये यहाँ पर बिल्कुल भी एंटरटेन होगा ही नहीं। अब यहाँ पर इतना टाइम लगाकर जो मैंने आपको इससे समझाया, बात पता है क्या है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो नॉनसेंस है, ये दोनों पॉइंट्स उसने बताया ना, ये वेस्ट है। लेकिन इसको आपको जानना और इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पता है कैसे हेल्प करेगी। अब देखो क्वेश्चन मोल्ड करने की टेंडेंसी एग्जामिनर की, देखना कैसे खेलेगा आपके जज्बातों के साथ। कहेगा केशवानंदा भारती केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब मेंशन कर देगा इनमें से कोई भी चार जुरिस्डिक्शन, छूटते ही बंदा कहेगा डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ऐसे तो एक बात बताना जरा, मेरा शांत दिमाग तो ये भी कहेगा, लेकिन फंसूंगा तो मैं भी, मेरा शांत दिमाग ये कहेगा कि भाई क्या फालतू के आर्गुमेंट दे रखे डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही है तो यहाँ पर तो पर्सन डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जुडिशियल रिव्यू अगर सुप्रीम कोर्ट को करना हो कि किसी एक राइट की वजह से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो नहीं जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पर्सन। एपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर मुझे अपील करनी हो कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 32 का यूज़ करके मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता क्या? अब बताओ, अब तो फंसा दिया मैंने। और ये लो रेट, बात वही है, ये लो ज़्यादा सुझवा दिया मैंने पर्सन को। अब करो, यहाँ पर बात क्या है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ना, पॉलिटी और इकोनॉमी में कुछ कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तभी आपसे सॉल्व हो पाएंगे। आप जितना मर्जी फालतू का लॉजिक लगा लो, वहाँ पर बात लॉजिक की है ही नहीं, वहाँ पर बात नॉलेज की आ जाती है। ये है उनमें से एक एग्जाम्पल हमारे सामने कि अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी तभी आप ये कर पाओगे। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूँ गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ट्रू और फॉल्स? बोलो कैसे फॉल्स? अरे कैसे ट्रू? कौन बोल रहा है ट्रू? है कैमरा ऑन करना, सामने आना, कौन है ये? किसने बोला ट्रू? श्रेया आपने बोला? थप्पड़ मारो अपने आपके।
यार देखो ना, कह तो रहा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ना ही राजनीतिक मुद्दे के क्वेश्चन आते हैं, ना ही जब एक इंडिविजुअल केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार के खिलाफ केस फाइल करे तो वो क्वेश्चन आते हैं। केस एक सेकंड, जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको डील करा है, जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर और जुरिस्डिक्शन के तहत इन केसेस को सुना है, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कदम इनको डील नहीं कर रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, नहीं करा है डील। तो अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ बताओ पहले बात पूछो। अरे नहीं, अरे बोलो अरे हाँ, नहीं, अरे नहीं, इतना मत सोचो। कुल मिलाकर बोल रहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें नहीं आती। एक वो क्वेश्चन, मतलब ये तीन जो डिस्प्यूट्स है ना, इन तीन डिस्प्यूट्स का जो नेचर है वो दो कैटेगरी में नहीं होता कभी भी। कौन सी कैटेगरी? सेंटर और स्टेट या स्टेट और स्टेट भिड़ गए। कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल दूं तीनों को वाइंड अप करके, सेंटर या स्टेट, ठीक है, ये भिड़ गए। वो भिड़प जो जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो बोले हाँ भाई क्या बात है तुम्हारे बीच में, सर जी इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, ये ऐसा ऐसा बोल रहे थे, इन्होंने क्या कहते हैं जो राजनीतिक माहौल है वो ख़राब कर दिया किसी जगह पर। सुप्रीम कोर्ट कहेगा गेट आउट, मरवाओ बाहर जाके अपनी। ये मैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर के अंदर तुम्हारा एक क्वेश्चन डील नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, कोई कुछ कह रहा है क्या? दूसरी चीज़, प्राइवेट सिटीजन मैं हूं, अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई परेशानी है, राज्य की सरकार से कोई परेशानी है, मैं अगर उनके खिलाफ कोई केसेस फाइल कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट यहां पर मेरी विंडो क्लोज कर देगा कि दिपांग जी हम इसको डील करेंगे, डोंट वरी, ये आपके मौलिक अधिकार है। अगर आप राज्य ने अगर आपके साथ कुछ करा है, कोई ऐसा कानून लेकर आए जिसकी वजह से आपके मौलिक अधिकार भंग हुए हैं, हम डील करेंगे उनको, लेकिन आज विंडो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की ओपन है, इसके अंतर्गत आपका केस नहीं बनता इस वक्त। यू ऑल्सो गेट आउट। आप समझ में आए श्रेया? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही मुद्दे डील करे जाते हैं जो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की लीगल राइट से जुड़े हो, यानी कि उनके सब्जेक्ट मैटर, उनकी पावर से जुड़े हो, विच आर गिवन अंडर द यूनियन लिस्ट फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट लिस्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, बात ये भी ना कि सुप्रीम कोर्ट इन्वाइट करता है यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि राज्य की सरकार को लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट ऐसा ऐसा करा वो करा है, तो आप अपील करो। अब आप अपील करोगे तो वो बन जाएगी ये वाली पावर। अभी आएगा उसके बारे में, तभी मैं नहीं बोलना चाह रहा था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई सी अपील की वजह से बुलाया? मैंने इसलिए देखो कितने अच्छे से बताया भी आपको ये। और ये जितने में गोलियां मार्क करता हूँ उनको चंदा मामा समझ के भूल मत जाया करो। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं हर जगह पर। ये रंग बिरंगा नहीं बना सकता मैं, लड़कियों की तरह ड्रामेबाजी नहीं कर सकता ना यहाँ पर कि 7 कलर के पेन यूज़ कर लिए मैंने, हर कलर से नोट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये है जो अपील के थ्रू नहीं होता ये, यानी कि यहाँ पर कोई गया नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बुलाया। जब मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बता रहा था ना मैं, कि द हिंदू के तीसरे पेज के अंदर अखबार के अंदर कोई केस आया वो आया है। अब सुप्रीम कोर्ट को पता है ये पर्सन मेरे पास आने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वांट्स, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा, आप अपील तो करो। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपील कुछ नहीं, खुद बुलाता है। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद हमारा पहला एस्पेक्ट खत्म हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। पहले बताओ समझ में आया? सर के ऊपर से नहीं जा रहा किसी के? आगे फर्दर ये जो पावर है, ये जो रेंज ऑफ पावर है, जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग। डज नॉट। अभी आपने क्या देखा? दो प्रोमिनेंट मुद्दे कहाँ का एक्सटेंड नहीं होती, पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चन में नहीं होती, और एक प्राइवेट सिटीजन नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी चीजें। When a dispute is arising out of any pre-constitution treaty, pre-constitution treaty मतलब क्या? जब संविधान नहीं आया था उससे पहले, और जब संविधान नहीं आया था तो उससे पहले किसके चलता था? सारे के सारे लॉज एक्ट्स वगैरह किसके बनाए हुए?
ब्रिटिशर्स के। इसलिए पूछ रहा हूँ ये वाली बात। यहाँ पर इसको, इसके लिए जो पहला पॉइंट है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो बिल्कुल आराम से। ये जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, इसके लिए यूपीएससी यहाँ पर एक वर्ड मेंशन कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है इस पहली लाइन को ब्रिटिश एरा लॉ से। अब रट्टू तोते तो ये पूरा पढ़ के जाएंगे, हमने सर कोविनेंट भी रट्टा मारा था, सेनेट भी रट्टा मारा था, एंगेजमेंट रट्टा मारा था, एग्रीमेंट मारा था, प्री कॉन्स्टिट्यूशन भी रट्टा मार लिया था, ये ब्रिटिश एरा लॉ तो दे नहीं रखा था कहीं। इसलिए ना भागना नहीं चाहिए, जहाँ पर रुकने की बात होती है वहाँ पर आपको रुक के ही बात करनी चाहिए। इस पूरे लाइन को एक शब्द में वाइंड अप कर देगा यूपीएससी, ब्रिटिश एरा लॉस। छोड़ो खैर, इसको समझाता हूँ मेरे को। अगर कभी भी एक डिस्प्यूट अराइज होता है किसी भी ऐसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा नहीं बना था उससे पहले वो चलते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर मुझे एक डेट देनी हो यहाँ पर, मैं क्या डेट दूँ यहाँ पर? बोलो भाई, हैं? कुछ भी नहीं दे दो, डेट बताओ मुझे। ये क्या होता कुछ भी दे दो? हाँ, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो उसी दिन से हुआ था ना, 26 जनवरी। रेडी कब हुआ था? कौन सा नवंबर 1949? 26। स्टार्ट कब हुआ था वरना? अरे थप्पड़ मारो इस अपने, हैं? क्या यार दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। ठीक है, अब देखो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोविनेंट, एंगेजमेंट, कुल मिलाकर बेसिकली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मैंने एक शब्द में वाइंड अप कर दिया ना इसको, ब्रिटिश एरा लॉज एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। वहाँ पर जाकर आप सुप्रीम कोर्ट फिर नहीं बुलाएगा डायरेक्टली आपको। पहली बात है, मैं ये तो कहनी नहीं चाहिए, आप मुझे इतना तो समझ ही गए ना, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आपको खुद से नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट विल कॉल योर सेल्फ, मतलब कॉल इट सेल्फ। अब ये क्या है, देख लिया इन सबको, मैंने आपको बता दिया ब्रिटिश एरा लॉज। अब देख लो खुद से, सुप्रीम कोर्ट कब बुलाएगा आपको वो तो आप जान गए हो, जब उसको ठीक लगेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो भी होंगे, ट्रीटीज़ होंगी, एग्रीमेंट्स होंगे, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तब वहाँ पर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स विच हैव बीन एंटर्ड इनटू और एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच कंटिन्यूज टू बी इन ऑपरेशन आफ्टर सच कमेंसमेंट। ऐसी मुझे कोई एक चीज़ बता सकते हो जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन और आज तक लागू हो रही हो? हाँ, अरे वो छोड़ो तुम यार याद आ गया, हाँ ठीक है, कुछ और बताओ जो कि सब जान सकें। हाँ बोला सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या? नहीं बताओ ना, कुछ और बताओ। अरे यार सिंपल सा ये बोल दो, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा नहीं चलती अभी तक, बताओ। और ये कौन बोल रहा था सर, बताना सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा है अभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है चल रहा है, कहाँ? ये नहीं, जो वो मर्ज हो गया तो मर्ज हो गया। दूध मीठा है तो चीनी गायब हो चुकी है अब उसके अंदर से। अब आप प्रूव नहीं कर सकते, वैसे भले ये बोलूँ कि पैकेट वाला दूध मीठा है तो आपको मानना पड़ेगा, चीनी दिख ही नहीं रही। ठीक है, जो चीज़ मर्ज हो गई है वो हो गई है। ठीक है, हाँ आईपीसी की लिख सकते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा था, कोई भी ऐसे एक दो लॉज यहाँ पर आप रेडी कर लेना
जो कि आप लिख सको। वैसे तो हम इतने सारे पढ़ते रहते हैं जो कि आज भी लागू हो रहे हैं ना। आपने पढ़ा होगा ना कि ये लॉ आज भी 1870 का है, इसका है, उसका है। करंट अफेयर में पिछले आजकल हम इतना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख लेना। कंटिन्यू है, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाएगा उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए। अगर भले ही कौन सा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, हाँ ठीक है कह सकते हो बाद में, लेकिन उसकी अमेंडमेंट होते होते वो हो गया, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आप कह सकते हो, ठीक है। अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट एक्सेट्रा, जो कि स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करता है दैट सेड जुरिस्डिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट। यानी कि कोई भी ऐसा ट्रीटी, एग्रीमेंट या कुछ भी है हमारे देश के अंदर, उसके तहत डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और उस ट्रीटी एग्रीमेंट में साफ तरीके से लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यहां पर अप्लाई ही नहीं होगी। आप कहोगे उनके लिखने से क्या होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। गवर्नमेंट क्या एक तरीके से, राज्य की सरकार, यूनियन की सरकारें क्या एक तरीके से कैसा रोल निभा रहे हैं वो, लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव का। और हमने क्या पढ़ा था, जुडिशरी हर केस में थोड़ी ना नल नंबर डिक्लेयर कर देगा। अगर इन्होंने, समझ रहे हो इसकी आइडियोलॉजी, समझ रहे हो ईशा ठकुराइन श्रेया, अगर यहाँ पर ये जो है कोई सी भी ट्रीटी या एग्रीमेंट के अंतर्गत राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार जो है, कुल मिलाकर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो पार्लियामेंट है या फिर विधानसभा विधान परिषद है, उन्होंने कोई एक ट्रीटी और एग्रीमेंट में साफ तरीके से एक लाइन लिख दी थी कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यहाँ पर लागू नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट उनको डील तो करेगा, कैसे करेगा? अब आपको कि सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं सकता क्या? सर आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे शुरू में कि सुप्रीम कोर्ट तो बैंड बजा कर रख देता है, उसने तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हटा दिया था, एनजीएसी को हटा दिया था। अरे भाई डील करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं करेगा, इसके अंदर कर लेगा। आइडियोलॉजी समझो इस टॉपिक को पढ़ते हुए, तभी मैं आपको बोल रहा था ये एक एनालिटिकल टॉपिक है, इसलिए मैंने को बोला अगर आपके लिए मेंस का ही अगर प्रिपेयर्ड है ना, तभी आप प्रीलिम्स की स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाओगे। छूटते ही मैंने आपको बता दी इसकी आइडेंटिटी इस टॉपिक की। अगर ये आपको मेंस के एनालिसिस समझ में नहीं है ना, और ये एक बार देखने से होगा भाई, आप सोचो कि आप लाइव बैठे हुए हो, अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं तो बल्कि आपसे सजेस्ट करूंगा इसकी 6 बार रिकॉर्डिंग देखना इस वाले टॉपिक की, तो क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको बोल ही देता हूँ शुरू में। अब ये जैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लक्ष्मीकांत के सारे पेजेस फाड़ दो इस चैप्टर के, सिर्फ ये रखा रहो, ये काम का चैप्टर है, ये काम का पेज है ये वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट सबको समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी एक डिस्प्यूट हो गया सेंटर या स्टेट के बीच में, स्टेट के बीच में, किसी भी ट्रीटी या किसी भी एग्रीमेंट को लेकर, मान लो पानी की शेयरिंग को लेकर एक एग्रीमेंट था कि जब पुरानी सरकार थी तब एग्रीमेंट हो गया था, और उन्होंने बोला इतना इतना पानी इस राज्य के पास आएगा, इतना इतना पानी हमारे पास आ जाएगा इस नदी से, ठीक है। अब नई सरकारें आई, डिस्प्यूट हो गया, लेकिन उस ट्रीटी और एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था स्पेसिफिकली कि ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये इस हमारे डिस्प्यूट तक एक्सटेंड नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को देखेगा, देख सकता है, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की टर्म के अंदर नहीं देख सकता, खुद से नहीं बुला सकता। जब कोई एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार के खिलाफ या केंद्र की सरकार के खिलाफ कंप्लेन करते कि सर जी इन्होंने इस एग्रीमेंट एंड ट्रीटी की टर्म्स को वायलेशन करके जो हमें संवैधानिक पावर के अंतर्गत सब्जेक्ट्स मैटर मिल रखे हैं, लिस्ट सिस्टम जो मिल रखी है, उसके अंतर्गत जो मैटर्स मिल रखे हैं हमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसका उल्लंघन करा है, तो प्लीज़ कृपया आप देख सकते हैं इसको। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा यस, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत तो मैं देख नहीं पाया था क्योंकि एग्रीमेंट और ट्रीटी में लिख नहीं रखा था, तो राज्य की सरकार पूछेगी इस तरह, फिर आप कैसे देखेंगे इसको? सुप्रीम कोर्ट कहता है बेटा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का नाम सुना है? दूसरी विंडो है मेरे पास, वहां से पूछ जाऊंगा। आप समझ में आया? बात वही तो मैंने क्या बोला श्रेया, यूनियन जुरिस्डिक्शन जो है बस उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद बुलाता है, बाकी सबके अंदर अपील का प्रोविजन आप देख लो। रिट अपील ही करनी पड़ेगी बंदे को, एपिलेट
एडवाइजरी, ये तो चलो क्या अलग चीज़ होती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभी अभी ये कि रजिस्टर होता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, ये सबके पीछे अपील ही तो होगी, कोई ना कोई केस तो जाएगा ही। तभी तो कहते थे हम लोग ऐसा, थर्ड जजेस केसेस के अंदर, फलाने फलाने केसेस के अंदर, सेकंड जजेस केसेस के अंदर, गोलकनाथ केस के अंदर, केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला वैसा बोला, केस गए थे, अपील करी होगी पक्का किसी ने, PIL डाली होगी किसी ने, यहाँ पर नहीं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद बुलाता है। दिस मीन्स दैट इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, दो राज्यों की सरकारों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है, दैट इज एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स या बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट्स, कुछ भी आप मान लो कुल मिलाकर, यार यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, सेंटर वर्सेस सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड नंबर ऑफ स्टेट्स, स्टेट, यही होगा, ठीक है। इट कैन एक्सक्लूड द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सो फार एज द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ देम आर कंसर्न। कैसे करा इन्होंने? कुल मिलाकर भाई अपनी पार्लियामेंट्री, अपनी स्टेट लेजिस्लेचर वाली, एंड अगर एक शब्द में बोलूँ अपनी लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव पावर को इस्तेमाल करके। लेकिन बेटा सुप्रीम कोर्ट को आप यहाँ पर रोक रहे हो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देने से, लेकिन यहाँ कैसे रोक लोगे? यहाँ कैसे रोक लोगे? समझ में आया इतनी बात? आगे अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाटर एंड बॉर्डर डिस्प्यूट, तो ये है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट समझ के नहीं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट वगैरह, यहाँ पर बॉर्डर नहीं है ये। अभी वाटर डिस्प्यूट्स कोई अभी आप देखना आपके सामने अगर वाटर आया हुआ तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट आया था 1956 में। इसी साल मैंने अभी आपको क्या बताया, कौन सा एक्ट आया था या कमीशन आई थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। डोंट वरी, बस वो एक साल आया था, इसलिए मैं कोई लिंक नहीं है इनके बीच में, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसने भी एक्सक्लूड कर दिया था, इस एक्ट में एक्सक्लूडेड है ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो एक्ट के अंदर एक्सक्लूडेड है, आ गई ना ये वाली बात, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता इन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू द, पानी की बात हो रही ना, नदी की, विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है यार, ये आपने देखा श्रेया भी ट्रीटी के अंदर एक्सक्लूड हो सकता है, एग्रीमेंट के अंदर हो सकता है, रियल में हमारे सामने आ भी गया कि 1956 के इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंदर ये चीज़ एक्सक्लूड कर दी गई है। ऐसा क्यों करते हैं ये सरकारें? क्यों? बताओ। याद है या एक सेकंड में, चलो मैं ही बता देता हूँ। याद है एक चीज़, मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले एक बात बोली थी, ये जो PIL का मुद्दा है ना, मैं आपको वो समझा रहा था, तब उसमें मैंने बोला था कि यार उसको करेक्ट करना, आप जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो जो ये सरकारें हैं ना यार, कुल मिलाकर सरकारों का ये कहना है कि जुडिशरी भाई साहब, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, आप बंद चेंबर के अंदर आप जो बैठ के सोचते हो ना, ग्राउंड रियलिटी उससे बहुत डिफरेंट होती है। हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है, हम बंद कमरे में बैठ के टेबल पे चर्चा करेंगे, हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। आप खुद से हमें बुलाकर जजमेंट सुनना और टिप्पणी करना मत करो। अब इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो फिर भी बुला लेगा, तो इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ जो मुद्दे जो राज्य के बीच में या सेंटर और राज्यों के बीच में सॉल्व हो सकते हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट को दूर कर दिया, परे कर दिया। आप भाई साहब मत पढ़ो, ये हमारा एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, हम संभाल लेंगे इसको, आप बीच में मत आओ। हर बार आप हो, देश में बहुत कुछ हो, लेकिन ये भी मत भूलो कि आप टॉप ऑर्गन नहीं हो। आप बाकी दो ऑर्गन के साथ एट पार पावर शेयर करते हो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ।
ये आइडियोलॉजी समझ में आई जो मैंने बोली आपकी अभी आपको एनालिसिस? सही है कि गलत बताओ? है ना? कुल मिलाकर देखो, अब ये वाली बात ओरिजिनली देखो कहीं नहीं दे रखी है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको यही रीज़न कहीं आपने पढ़ा होगा, ये हमें खुद से बनाना पड़ता है। मतलब सोचने समझने की बात है कि नहीं है ये? अगर ये ना करे तो सुप्रीम कोर्ट तो रोज बुलाता रहे कहने, और गलती से कोई अगर ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, नदी का पानी दूसरे राज्य के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर नहीं था, और देखो कोर्ट तो देखो उस पर काम करता है, फैक्ट्स पे, जो प्रूफ्स पे। ग्राउंड रियलिटीज कभी कभार बाद में खुलकर सामने आती हैं। कितने बार स्टैंड चेंज करेगा अपना कोर्ट यार? और फिर ये तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, तुमने तो खुद से बुला लिया हमें और तुमने जजमेंट भी दे दी, फिर बाद में जब हम एपीलेट जुरिस्डिक्शन की तुम्हारे रास्ते आएंगे तुम साला तारीख पे तारीख बढ़ाते चलोगे। तुम तो बट्टा बैठा दोगे दूसरे देश का, दूसरे राज्य का। बात समझ में आ रही है? और ये देखो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर हम ये ना करें ना कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को ना हटाएं एक्ट से, तो सरकारें ये कहती हैं कि तुम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत तो हमें बुला लोगे खुद से, अपील की जरूरत भी नहीं है, तुम फिर जजमेंट भी पास कर दोगे। भाई तुम्हारे पास केस है तो तुम जजमेंट तो पक्का दोगे। अब अगर कल को बाद में कोई दिक्कतें होती हैं, कोई 4-5 गांव वाले जो हैं, अलग अलग गांव से जो लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे राज्य तक पानी नहीं पहुंचता, ऐसा नहीं पहुंचता, चक्का जाम हो गया, तुमने देखा कि दंगे होने शुरू हुए, उसके बाद किसी ने अपील करी है तुम्हारे दरवाजे, फिर तुम तारीख लगाते चलोगे कि अब 1 जुलाई को आना, फिर 15 अगस्त को आना, फिर इधर आना, फिर वो आना, ये आना, वो आना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर क्यों नहीं कर दिया कि तुमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं डाल रखी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको फिर समझता है, क्यों? तुम अपने आप को बेटा खुद बर्डन कर लोगे इस चीज से। तुम ज्यादा होशियार बनोगे ना कि हम खुद से बुला के सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे 3 करोड़ के केसेस ना 30 करोड़ हो जाएंगे इसके तहत। करेक्ट एनालिसिस समझ में आई है ना? ये वाला मैं मुद्दा आपको, मतलब ये जो टॉपिक है ना सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशरी का, ये जो मैंने आपको पहले बोल दिया था जुरिस्डिक्शन पावर्स वाला टॉपिक, ये मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा कि आपको अगर इंटरव्यू रूम में भी पूछा जा रहा है ना, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैं दे रहा हूँ ये आप वहाँ पर दे सको। ऐसा ना हो कि आपके सामने कुछ एक फ्रेश सिचुएशन आ जाए, यार ये तो सोचा ही नहीं कभी यार। स्टैटिक में ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको, ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ कि आप ये कहो कि इसके बारे में तो नहीं सोचा कभी ऐसा। और अब तो करंट भी हमारा बैलेंस चल रहा है। उसके बाद मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन। अब देखो ये चीज़ क्या है, बात वही आ गई ना। देखो मेरी एनालिसिस श्रेया जो अभी मैंने दी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है भाई साहब आपको पता है कि हमारा पैसा कितना कहाँ लग रहा है मयूर? आपका ट्रेडिंग अमाउंट आपके घर वाले मांगने लगे कि तू 80% हमें दिया कर उससे, तो उनको बताओ फिर प्रीवियस ट्रेडिंग अमाउंट का बेस बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट ट्रेडिंग साइकिल के अंदर। कैसे बूंद बूंद से सागर गलट करते करते पहुंचे वहां पर हैं। तो मैटर्स जो फाइनेंस कमीशन के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है भाई साहब आप खुद से बुलाकर ये मत बोलो कि राज्य की सरकारों को तुम कैसे पैसा नहीं बांटोगे, सेशन सरचार्ज भी बांटो, ये हम देख लेंगे। क्योंकि उनको बोला जाएगा आप अगर इतने काबिल हो, हमें आपकी जगह बैठा दो, आप हमारी जगह आके बैठ जाओ, चलो लॉक दिस। हम जब तक 62 साल के नहीं होते तब तक हम रिटायर नहीं होंगे, आप 5 साल के लिए लो, चला लो देश। है श्रेया यही वाली बात। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? अच्छा, फाइनेंस कमीशन का गठन कितने साल में एक बार होता है? अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है? कोई भी नहीं चल रही है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन चल रही है। एक ही बार तो बनेगी ना वो कौन सी बनी थी? 15। ठीक है, कोई बात नहीं मयूर, इससे दिमाग जिंदा रहता है ऐसी हरकतों से। ठीक है तो फिर एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट अगर श्रेयस में बीच में पड़ जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 महीने के बाद पता है फिर क्या करेगा? यह मतलब क्या स्थिति आ सकती है? आर्टिकल 360, सुप्रीम कोर्ट के बाहर चिल्ला चिल्ला के प्रधानमंत्री बोलेंगे बस करवा लिया पट्टादार देश का, मिल गई शांति, अब ले ले तू भी सैलरी।
उसके बाद ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। भाई ये कमर्शियल नेचर का कैसे हो सकता है? हमने तो ये पढ़ा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, अच्छे बच्चों की तरह तो हमें ये पढ़ाया गया था कि वहाँ पर तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। तो ये कमर्शियल वर्ड कैसे आ गया? कमर्शियल होता है सेंटर और स्टेट के पास, भूल गए? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहाँ से भी तो पैसा आता है सरकार के पास। एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक बिल्डिंग। एंड एक शब्द में अगर मैं बोल दूँ, सिर्फ एक शब्द में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पब्लिक या फिर अभी इन्वेस्टमेंट्स को ये बॉन्ड, स्टॉक, शेयर्स और सिक्योरिटीज की नहीं बता रहा हूँ, हर तरह की इन्वेस्टमेंट। हाईवे क्या है? एक सरकार की इन्वेस्टमेंट है कि जिससे लाइफ टाइम रिटर्न आता रहेगा? तो जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे वो हाईवे बनाता, क्या उनको जाएगा लाइफ टाइम रिटर्न? बताओ। है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरा खानदान जिंदा है तब तक इन्हीं को पहुँचाते रहना किराया इसका पूरा। ऐसा नहीं। रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर। ये रिकवरी ऑफ डैमेज कब होता है? रिकवरी ऑफ डैमेज, वेरी गुड। डिजास्टर वगैरह या कुछ हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है हेल्प की नहीं देती है? ठीक है, देती है। थ्योरेटिकली देती है क्या प्रैक्टिकली देती है? प्रैक्टिकली। हाँ प्रैक्टिकली, ठीक है। 1961 में द फर्स्ट केस अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट वॉज ब्रॉट अबाउट बाय वेस्ट बंगाल की सरकार अगेंस्ट द सेंटर। आज भी इनके बीच में भड़क चलती रहती है, मतलब वेस्ट बंगाल की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में आज भी भड़क चलती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला जो केस हुआ था 1961 में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी उसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल की सरकार ने सेंटर के खिलाफ जो था कुछ, मतलब केस क्या करा होगा, मतलब केस तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बुलाता है। कुल मिलाकर इट वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ऐसा मान लो। स्टेट गवर्नमेंट ने एक चीज़ को चैलेंज करा था, केंद्र की सरकार एक एक्ट लेकर आई थी, कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। वेस्ट बंगाल की सरकार ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाए थे, जिसको पार्लियामेंट ने पास करा था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर चांटा मारा एंड इस एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड करके रखा। आपने सुना है, एक चीज़ सुना है कि ये जो 5G 4G 3G 6G जो चीज़ें होती हैं, इनकी स्पेक्ट्रम होती है, इसके ऑक्शन होते हैं, आपको स्पेक्ट्रम खरीदनी पड़ती है कंपनीज को। आप चाहो तो आप ही खरीद सकते हो। गली गली में ये जो वाईफाई के कनेक्शन लगे होते हैं ना, आपको पता है वाईफाई का सेंटर खुद भी खोल सकते हो। थोड़ी सी बस आपको पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपको बस राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से ये वाईफाई सैटेलाइट से जो स्पेक्ट्रम होती है ना, ये रेंजेस ये खरीदनी पड़ती हैं बस, कि हम घर घर वाईफाई कनेक्शन दे सकें। छत पे टावर लगता है बस उतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपकी। विद इन 1 करोड़ से भी कम के बजट के अंदर आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपने सुना है, हिंदी अखबारों के अंदर एक लाइन आती है, कोयला खदान आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल माइनिंग लाइसेंसेस। क्यों ये एक्ट, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है? ये एक्ट को अगर देखना है ना, क्या हो गया इसमें, जस्ट अ मिनट। गुंडे मूवी देखी होगी, रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर। यहाँ पर
कोयला ब्लॉक जो होता है उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जस्ट अ मिनट, ये है वेस्ट बंगाल के कोल माइंस। इनकी ऑक्शनिंग होती है, ये पूरे के पूरे ये जो हैं ये बंटते हैं। इस मूवी के अंदर यही दिखाया गया है, एंड ये इसी ज़माने की मूवी है पूरी की पूरी। ये जो आपको पूरी जगह ये जो दिख रही है, ये सब ये आसपास ये कोल माइंस हैं पूरे के पूरे, ठीक है। सो ये जो मूवी है गुंडे, ये इसी एक्ट के आसपास ही आई है जब यहाँ पर रेगुलेशन लगे हुए थे। उस ज़माने का सीन यहाँ पर दिखा रखा है 1950s का आपको इस गुंडे मूवी के अंदर। कोल बेरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एट 1957, आगे लिख लेना गुंडे मूवी, रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।